सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। सोनाली, आपको भी नमस्कार और जरा माफ कीजिएगा। ममता जी, पहले तो आपको नमस्कार, सभी सखियों सहेलियों को, श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भाई माफी किस बात की? बस यही तो मैं इंतजार कर रही थी कि आपने पूछा ही नहीं माफी किस बात की। बस माफी मांग ली, अब कुछ भी गलती हुई हो तो आप माफ कर दीजिए। नहीं भाई, ऐसे तो हो नहीं सकता कि आपने कुछ गलती की है, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके पीछे कुछ कारण है, इसलिए आप बार बार कह रही है। दरअसल ये जो बात है ना, इसलिए कह रही हूँ, माफी मांग लेने में कोई बुराई नहीं है। ये तो बहुत सही है ना। अब चाहे कोई छोटा हो उम्र में, चाहे बड़ा हो, अगर आपने कोई गलती की है या आपको ऐसा लगता है कि आपने गलती की है तो माफी मांग लेनी चाहिए, भले ही आपकी गलती ना हो। लेकिन इतनी विनम्रता भी ना हो कि आप कहीं ऐसी जगह पर हैं जहां पर आपको अनायास माफी मांगने का खामियाजा भुगतना पड़े, वो भी नहीं होना चाहिए। तो हम अपने श्रोताओं से आज ये जानना चाहते हैं किन मौकों पर उनको माफी मांगनी पड़ी, क्षमा करना पड़ा, और किन मौकों पर उन्होंने अपने छोटों को क्षमा दी और किन मौकों पर उन्होंने क्षमा किया। तो वो अपने अनुभव साझा करें हमारे श्रोता। बहुत छोटा सा शब्द है पर उसका बहुत गहरा अर्थ है। तो हमारे श्रोता लिख कर भेजे, उन्होंने ये तो बहुत लिख कर भेजा है कि क्षमा कर देना चाहिए, क्षमा नहीं करना चाहिए, पर आपके जीवन से जुड़े कुछ अगर अनुभव है तो वो हमसे साझा कीजिए। तो आप बताइए, आप किन मौकों पे क्षमा करती हैं? मैं तो बहुत बार मांग लेती हूँ, क्षमा मांग लेती हूँ और क्षमा कर भी देती हूँ। तभी हम जिंदगी को ना बड़े आनंद से गुजार सकते हैं जिंदगी। अगर हम दिल में किसी के प्रति ऐसा गांठ रख के चले ना, तो उसमें क्या होता है, हमारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और हम अपने घर में अपने बच्चों को तो रोजाना कुछ न कुछ किसी न किसी बात पे क्षमा करते हैं। अगर क्षमा नहीं करेंगे तो बच्चों के मन में गांठ पड़ जाएगी और वो फिर कैसे सीखेंगे। तो ये हम अपने श्रोताओं से यही कह रहे हैं कि अपने अनुभव हमें बताएं कि उन्होंने कोई ऐसी यादगार घटना भी हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर, और वो टिप्पणी हम श्रोताओं तक पहुंचाएंगे। और बताइए और किन बातों साथ ही एक बहुत ही एक ऐसा मुद्दा है ममता जी, जो हर घर में होता है, जो माता पिता की लड़ाई में बच्चों पर बुरा असर। इस बात में भी ये है कि पति पत्नी ने भी एक दूसरे को क्षमा कर देना चाहिए समय समय पर। जब भी जरूरत पड़े सॉरी बोल दिया, क्षमा मांग ली, तो ये काम जो है बहुत अच्छी तरह सुलझ सकता है। क्योंकि माता पिता की लड़ाई से बच्चों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। उनका मानसिक जो है ना स्तर बहुत गिर जाता है, बहुत परेशान हो जाते हैं बच्चे। उन पर इस विषय पर भी तनाव बहुत होता है जी। और अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे तो उनकी पढ़ाई पर असर होता है। सबसे ज्यादा उनकी शिक्षा बाधित होती है, क्योंकि वो माता पिता के झगड़ों को मन में कहीं उनके भीतर चलता रहता है। और माता पिता झगड़ के कई बार वो भूल भी जाते हैं, एक हो जाते हैं और कई बार अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। जैसे दफ्तर में काम कर रहे हैं तो वो लोग अपने दफ्तर के कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं, लेकिन बच्चे के कोमल मन पर उस झगड़े का बहुत गलत असर पड़ता है। स्कूल में भी उनका मन नहीं लगेगा कि देखिए हमारे मम्मी पापा के बीच कैसी लड़ाई हो गई, अंदर ही अंदर वे परेशान रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति किसी भी बच्चे पर ना आए, इस तरह से क्या किया जाए, यानी कि जब भी ऐसे कुछ हो तो बंद कमरे में बातचीत करके सुलह कर देना चाहिए। इस विषय पर भी आप लिखिए कि आप ऐसा करते हैं या फिर आप बिल्कुल इन बातों से दूर रहते हैं। और इसमें भी अपने अनुभव हमारे श्रोता साझा कर सकते हैं, और जो भी टिप्पणी अभी आएगी उन टिप्पणियों को हम उन तक पहुंचाएंगे। और क्षमा के बारे में हमने बता दिया, और साड़ियों का संसार बृहद है, बहुत विराट है जी। और तरह तरह की साड़ियां होती हैं, और महिलाओं की तो खास शौक है पहनने की, लेकिन तोहफे में पाना भी महिलाओं को बड़ा अच्छा लगता है। साड़ी अगर आपने खरीदी तो ठीक है, लेकिन वही साड़ी अगर कोई आपके रिश्तेदार या कोई भाई बहन पिता और दोस्त मित्र पति दे दे खास मौके पर, तो वो जैसे लिख उठता है कि फला मौके पर फला ने ये साड़ी दी थी। तो माहेश्वरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की शान है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, हमारे सखियों ने भी इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने शुरू कर दिए हैं, अपने मैसेजेस लिखना शुरू कर दिया है। और व्यंजन यानी हम शब्दों के माध्यम से तो चटनी बनाते ही हैं। अगर हम और ये जो मौसम है ना, बारिश का मौसम, इसमें जब भजिए पकौड़े बनते हैं तो उसके साथ चटनी जरूरी होती है। और चटनी ऐसी चीज है कि चाहे पकौड़े के साथ खाइए या पराठे के साथ, पूरी के साथ, दाल चावल के साथ, हर चीज के साथ फिट हो जाती है। वो खाने का जायका बढ़ा देती है। और गाना भी जायका बढ़ाता है हमारे प्रोग्राम का। सुनते हैं ये गाना।
का सिंदूर हो, मेरे प्राणों की हो कुंजन, मेरे मन की मयूर हो। तुम हो पूजा, मैं पुजारी, तुम सुधा, मैं प्यास हूँ। हाँ, तो सोनाली जी, हम बात कर रहे थे साड़ियों की और माहेश्वर साड़ी के बारे में हम बताने वाले थे अपने सखियों को। भारत की हस्तकरघा परंपरा विश्व भर में अपनी उत्कृष्ट और कलात्मकता के लिए प्रसिद्ध है। इन्हीं अनुपम धरोहरों में माहेश्वरी साड़ी का बहुत बड़ा योगदान है और इसका स्थान भी है। मध्य प्रदेश के नर्मदा तट पर बसे महेश्वर नगर में निर्मित ये साड़ी अपनी हल्की बनावट, आकर्षक किनारे, मनमोहक पल्लू और राजसी गरिमा के लिए जानी जाती है। और ममता जी, ये केवल एक परिधान नहीं है बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और बुनकरों की अद्भुत कला का जीवंत प्रतीक है। और माहेश्वरी साड़ी का इतिहास लगभग 250 वर्ष पुराना है। 18वीं शताब्दी में महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपनी राजधानी महेश्वर में ये स्थापित की थी। उन्होंने गुजरात, मालवा और दक्षिण भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों से कुशल बुनकरों को महेश्वर बुलाकर उन्हें बसाया। उनके संरक्षण में ऐसी साड़ी तैयार की गई जो राज परिवार की गरिमा के अनुरूप होने के साथ साथ हल्की, सुंदर और उपयोगी भी थी। बिल्कुल सही आप कह रही हैं। और तभी से माहेश्वरी साड़ी की परंपरा आगे बढ़ती रही। माहेश्वरी साड़ी हस्तकरघे पर बहुत सावधानी और धैर्य से बुनी जाती है। इसमें सूती और रेशमी धागों का सुंदर संयोजन भी किया जाता है। पहले धागों की रंगाई होती है, फिर उन्हें करघे पर चढ़ाकर पारंपरिक तकनीक से बुनाई की जाती है। एक उत्कृष्ट माहेश्वरी साड़ी तैयार करने में कई दिन और जटिल डिजाइन होने पर कई सप्ताह तक का भी समय लग जाता है। और ममता जी, ये साड़ियां ना वजन में बहुत ज्यादा हल्की और पहनने में आरामदायक होती है। सूती और रेशमी धागों का संतुलित मिश्रण होता है। दोनों ओर से समान दिखाई देने वाली रिवर्सिबल बॉर्डर इसकी सबसे बड़ी पहचान है। और पल्लू पर सामान्यतः 5 समानांतर धारियां बनाई जाती है और गर्मियों में भी सहजता से पहनी जाती है। सादगी और शाही गरिमा का ये साड़ियां सुंदर मेल है। और ये भी बता दें कि माहेश्वरी साड़ियों की डिजाइन महेश्वर किले, नर्मदा नदी की लहरों, मंदिरों की नक्काशी और प्रकृति से प्रेरित होते हैं। इनमें चटाई, लहरिया, हीरा, ईंट, चमेली, रूपमती, नर्मदा लहर वगैरह वगैरह पारंपरिक पैटर्न बहुत लोकप्रिय हैं। और रंगों की अगर बात की जाए, रंगों में लाल, हरा, बैंगनी, नीला, काला, गुलाबी, सुनहरा, फिरोजी, मैरून, दोहरे रंगों का भी आकर्षक संयोजन देखने को मिलता है। और इसके कई सारे प्रकार हैं, जैसे नीम सिल्क, शुद्ध सिल्क, सूती माहेश्वरी, टिश्यू माहेश्वरी और कतान माहेश्वरी ये प्रसिद्ध है। और चेक्स और स्ट्रिप डिजाइन वाली साड़ियां भी होती हैं। हर तरह की साड़ी का अपना एक अलग सौंदर्य है और उपयोग भी है। और महेश्वर के हजारों बुनकर पीढ़ी दर पीढ़ी इस कला को जीवित रखे हुए हैं। और सोनाली जी, एक बात और है कि इस जो साड़ी की ये परंपरा है, इससे कितने लोगों को रोजगार मुहैया होता है। जो बुनकर होते हैं, अपनी कुशलता से जब साड़ी तैयार करते हैं तो उनकी आय का जरिया भी यही होता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर ये कार्य करते हैं और उनकी मेहनत, धैर्य और सृजनशीलता ही माहेश्वरी साड़ी की वास्तविक पहचान है। ये हस्तशिल्प न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराती, बल्कि ये एक उद्योग के रूप में काम करती है। समाज और देश तक इसकी पहुंच है। जी। और माहेश्वरी साड़ी को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्राप्त है, जिसका अर्थ है कि इस साड़ी की विशिष्ट पहचान और गुणवत्ता महेश्वर क्षेत्र से जुड़ी हुई है। GI टैग नकली उत्पादों पर रोक लगाने, बुनकरों के अधिकारों की रक्षा करने और इस पारंपरिक कला को वैश्विक पहचान दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और ये साड़ियां जो है देश ही नहीं विदेशों में बहुत लोकप्रिय है। विवाह, फिर धार्मिक समारोह, सांस्कृतिक कार्यक्रम, सरकारी आयोजन और औपचारिक अवसरों पर इसे विशेष पसंद किया जाता है। आधुनिक फैशन डिजाइनरों ने भी पारंपरिक डिजाइनों को नए रंगों और शैली के साथ प्रस्तुत कर इसकी लोकप्रियता को
और भी बढ़ाया है। माहेश्वरी साड़ी केवल रेशम और सूत का ताना बाना नहीं, बल्कि नर्मदा की निर्मल धारा, माहेश्वर के किले की भव्यता और बुनकरों के स्वप्नों से बुनी हुई भारतीय संस्कृति की अनुपम चादर है। इसे ओढ़ना, इसे पहनना मानो इतिहास, परंपरा और सौंदर्य को एक साथ आत्मसात करना है। और माहेश्वरी साड़ी भारतीय हस्तकरघा परंपरा की एक अमूल्य धरोहर है। इसमें इतिहास की गरिमा है, संस्कृति की सुगंध है और बुनकरों के श्रम का अनुपम सौंदर्य समाहित है। और ये साड़ी हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के साथ साथ स्वदेशी हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने की प्रेरणा भी देती है। और हम इस समय प्रेरणा पा रहे हैं ये गाना सुनवाने के लिए। सुनते हैं ये गाना, फिर और बातें करते हैं। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। इधर उधर लहराए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का, मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। भाई सोनाली जी, एक बात बताइए कि लड़ाई झगड़े का असर तो मन पर होता है, पर आप बताइए कि जरा आप जब झगड़ कर आती हैं, झगड़ लेती हैं अपने पतिदेव से, तो उसका असर कितनी देर तक रहता है? उसका असर तो बहुत देर तक रहता है ममता जी, और भूलने के सिवाय कोई चारा नहीं होता है। पर मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आपके साथ कैसे होता है? मैं तो झगड़ती ही नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे कोई पति पत्नी नहीं होते कि जिनके बीच लड़ाई नहीं होती। हम तो पति पत्नी के बीच तो झगड़ते ही हैं सोनाली जी। हमने भाई बहनों में बहुत झगड़े किए हैं, और परिवार में कौन ऐसा है जिससे हमारा झगड़ा नहीं हुआ है। लेकिन वो झगड़ा ना बहुत क्षण के लिए होता है, और थोड़ी देर बाद झगड़ा बिल्कुल खत्म हो जाता है, भूल जाते हैं। फिर सोचते हैं कि झगड़ा किस बात पे हुआ था। जैसे जब दो बहनें हम झगड़ा करते थे, तो बाद में सोचते थे कि आखिर झगड़े का मुद्दा क्या था। घर वाले पूछते थे बात किस बात, झगड़ा किससे शुरू कैसे हुआ।
कभी बैठने की जगह को लेकर कि हम यहाँ बैठेंगे, कभी सोने को लेकर कि यहाँ हम सोएंगे और इस बिस्तर पे तुम, तो पहले हम जाएंगे या पहले हम ये किताब पहले हम पढ़ेंगे, ये मैगजीन पहले हम पढ़ेंगे। इस पर हमारे भाई बहनों में ज्यादा झगड़ा हुआ। और तो और रेडियो सुनने के लिए कि कोई तेज आवाज में सुनना चाहता है, कोई धीमी आवाज में, तो उस पर बहुत जम के झगड़े हुए। तो ये जो छोटे छोटे झगड़े हैं ना, ये कभी कभी यादगार हो जाते हैं। ये प्रेमिल झगड़े हैं, स्नेहिल झगड़े। ये नहीं, ये घर घर की कहानी होती है। पर भले ही झगड़े में मतभेद हो जाए, पर मनभेद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो लेकिन हमारे श्रोताओं ने बहुत सफाई से, प्यार से इस बात को छुपा लिया है, अपनी बात उजागर नहीं की। अब हमने डर गए होंगे ना कि पत्नी से डांट खानी पड़ेगी। क्यों ना, आपने वहां लिख दिया, सबको पता चल गई घर की बात। तो हमने तो इसलिए बता दिया और आपने भी बता दिया कि हम तो झगड़ते हैं बाकायदा। ये तो बहुत ही तो सामान्य सी बात है। हाँ, लेकिन झगड़े का असर जब घर पर होता है, बच्चों पर पड़ता है, तब फिर आपको सचेत हो जाना चाहिए। वहां पर झगड़े पर अंकुश लगाना बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है, लड़ाई झगड़ों का प्रभाव तो सभी पर पड़ता है, फिर बच्चों का हृदय तो बहुत कोमल होता है। ऐसे माहौल में वे हमेशा डरे और असुरक्षित महसूस करते हैं। घरेलू तनाव के कारण बच्चे डिप्रेशन, अत्यधिक चिंता और अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। उनका मानसिक विकास रुक जाता है। ऐसे बच्चे बड़े होकर हिंसक और दूसरों के साथ चिड़चिड़ा व्यवहार करने लगते हैं, क्योंकि वे अपने भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते। एक हमारे साथी ने यह भी लिखा है ममता जी कि अभिभावकों की लड़ाई में बच्चों पर असर, मतभेद तो सभी परिवार में चलते ही रहते, लेकिन मन का भेद कभी नहीं होना चाहिए। 31 तारीख को मेरी सहेली के बेटे बहू ने तलाक लिया। नन्ही सी बेटी 4 साल की है, उसे माता पिता दोनों चाहिए। वीडियो कॉल करती है और पापा के पास जाने की जिद भी करती है। माता पिता तो अपने निजी कारण से अलग हो ही गए। सोचती हूँ कि अब उस बच्चे की जिंदगी में कितने उतार चढ़ाव आएंगे और वे उन सबको किस तरह लगी। यानी बात कितनी, यानी कह लीजिए कि भावनात्मक रूप से वो बच्ची जो है थोड़ी सी परेशान भी होगी कि वो पापा के पास भी जाना चाहती है और मम्मी के पास भी रहना चाहती है। बिल्कुल। पर किसी कारणवश दो अलग अलग हो गए हैं, पर ये विचार करके ही हमें तकलीफ हो रही है, तो उस बच्ची पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और ये हमारी जो श्रोता है, इन्होंने बिल्कुल सटीक बात कही है। ऐसे अखबार में एक घटना हमने पढ़ी थी, जिसमें निचोड़ ये था उस घटना का कि पति पत्नी ने तलाक लिया और कोर्ट से बाहर आ रहे हैं पति पत्नी, और छोटी बच्ची है, वो जिद कर रही है अपने माता पिता के पास जाने के लिए। पिता उसे रखने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इसका लालन पालन करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है, उसकी मेरी नौकरी है। और माँ ये कह रही है कि इसका भरण पोषण मैं कैसे करूंगी, क्योंकि अभी तक उसको गुजारा भत्ता नहीं मिला है और वो कहां से इसकी पढ़ाई लिखाई का खर्च वहन करेगी। तो दोनों अलग अलग दिशाओं में खड़े हैं और बच्ची जार जार आंसू रो रही है कि वो कहां जाए। उसे चाहिए माँ का साथ, पिता का साथ। तो ये जो स्थिति होती है और दयनीय स्थिति है, ऐसी नौबत आने नहीं देना चाहिए। कई बार माता पिता के बीच जो टकराव होता है, अब हम सभी ये भी कहते हैं कि जब घर में तनाव ज्यादा हो जाए, लड़ाई झगड़े इस हद तक पहुंच जाए, तो अलग होना बेहतर होता है। लेकिन जब हम ये कहते हैं तो ये नहीं सोचते कि इस अलगाव का आने वाली पीढ़ी पर क्या असर होने वाला है। बच्चा कैसे एडजस्ट करेगा, बच्चा किसके पास जाना चाहेगा, क्यों वो माँ के पास अकेले रहना चाहेगा, क्यों वो पिता के पास अकेले रहना चाहेगा। उसे तो दोनों चाहिए ना, उसे माता पिता का घर भी चाहिए, प्यार भी चाहिए, और माता पिता के घर मतलब नानी का घर भी चाहिए, दादी का घर भी चाहिए। तो दोनों जब छूटते हैं, दो में से कोई छूटता है, तो बच्चे के कोमल मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। एक हमारे साथी ने लिखा है कि बाल मन बहुत कोमल होता है, माता पिता क्या किसी भी लड़ाई का असर उनके मन पर बहुत ज्यादा होता है। वहीं एक साथी लिखते हैं कि माता पिता के बीच होने वाले लगातार झगड़ों और मन मुटाव से बच्चों के कोमल मन पर बहुत गहरा और नकारात्मक असर पड़ता है। इससे बच्चों में असुरक्षा की भावना, मानसिक तनाव और पढ़ाई में एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं पैदा होने लगती है। मानसिक और भावनात्मक असर डालती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों पर ही पड़ता है, माता पिता पर भी इसका असर पड़ता है। हमारे परिवार में ऐसा हुआ है। ये तो अच्छा है कि परिवार के लोगों को संभालने से बहुत कुछ अनहोनी नहीं हो सका, पर एक परिवार का टूटना तो दुखद ही रहा। बिल्कुल सही है। और कभी भी टूटना या तोड़ना अच्छा नहीं होता है, तो चीजों को टूटने से बचाना चाहिए। चीजें भी टूटती हैं तो भी बुरा ही लगता है, लेकिन कई बार स्थिति बहुत बिगड़ जाती है, तब उस ऐसे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जब नियमित लगातार घर में हिंसा होने लगती
जाती है, शारीरिक हिंसा और पटक फोड़ होने लगता है, बर्तन पटकना, ये सब जब स्थिति जरूरत से आगे बढ़ जाती है तब फिर ऐसे में अलगाव बेहतर होता है। लेकिन यहाँ एक चीज और है, अब जमाना बदल गया है, अब हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं इन चीजों की, लड़ाई झगड़ों के लिए काउंसलिंग होता है, पति पत्नी के अलग काउंसलिंग होती है और काउंसलर्स मतलब दोनों की बातों को सीक्रेट रखते हैं और इस मामले में आपके पास सर्च करने के लिए जरिया है बहुत सारा, लोगों से पूछ सकते हैं, अखबार है, गूगल है, जहां से आप सर्च कर सकते हैं। तो झगड़ों को अवॉइड करें, चाहे उसके लिए आपको जो करना हो, काउंसलिंग करना हो, सलाह लेना हो, दोस्तों मित्रों या परिवार वालों से सलाह लेनी चाहिए, उनको बीच में लाना चाहिए ताकि आपके झगड़े कम हो, क्योंकि उसका असर निश्चित रूप से बच्चों पर पड़ता है। एक श्रोता लिख रहे हैं कि माता पिता का घर बच्चों के लिए दुनिया की सबसे सुरक्षित जगह होती है। जब इस सुरक्षित जगह पर ही लगातार तनाव और कलह बनी रहे तो बच्चे का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगता है। वैज्ञानिक शोध भी बताते हैं कि जिन घर में रोज झगड़े होते हैं वहां के बच्चों में डिप्रेशन, एंजाइटी की संभावना बहुत ज्यादा होती है। अभिभावकों को यह समझना होगा कि बच्चों के सामने लड़ना उनके बचपन को छीनने जैसा है। यदि मतभेद हो भी तो उन्हें बच्चों के सामने लाकर बंद कमरे में शांति से सुलझाना चाहिए। और बच्चों की सिर्फ यही इतनी नहीं होती है खामियां, आगे चलकर बच्चे जिद्दी हो जाते हैं, एकांतवासी हो जाते हैं, बिल्कुल नहीं बोलते, अंतर्मुखी हो जाते हैं या फिर जरूरत से ज्यादा हिंसक भी हो जाते हैं। और सोनाली जी, हम आपको बताएं कि एक कपल के बारे में उन्होंने हमें बताया कि उनके बीच झगड़े होते थे, तो जब झगड़े शुरू हो तो कमरा बंद कर लेते थे और म्यूजिक चला देते थे, रेडियो या कोई भी गाना, ताकि झगड़ने की आवाज बाहर न जाए, और फिर जम के झगड़ा करके फिर बाहर आते थे। तो ये भी एक तरीका है झगड़ने का। यानी बच्चों को पता ही नहीं चला कि अंदर क्या हुआ, अंदर तो डांस कर रहे थे या गाना गा रहे थे मम्मी पापा। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है ना, हम जो जैसा व्यवहार करते हैं बच्चे वैसे ही उसका अनुसरण करते हैं। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि बच्चों के सामने बिल्कुल भी लड़ाई झगड़े ना हो। जब झगड़े की नौबत आए तो एक प्यारा सा गाना गुनगुना लेना चाहिए एक दूसरे के लिए, तो झगड़े टल तो जाते हैं। हाँ। सुनते हैं ये गाना। तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे, तेरा मेरा साथ रहे। धूप हो छाया हो, दिन हो कि रात रहे, तेरा मेरा साथ रहे, हो तेरा मेरा
तेरा मेरा साथ रहे हमारा और श्रोताओं का साथ बना रहेगा। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर कुछ बातें और करते हैं इस संदर्भ में। विविध भारती से यह है कार्यक्रम सखी सहेली। ममता जी, आपने कहा था ना कि रेडियो धीमा सुनना है या तेज आवाज में सुनना है, इस पर से आपके बीच में लड़ाई होती थी। हमारी दो बहनों की बहुत लड़ाई होती थी। तो ऐसे ही इसी तरह का एक कमेंट हमारी सखी ने लिखा, ये कहते कि रेडियो तेज सुनना, इस पर हमारा आज भी झगड़ा होता है, पर वो तो मस्ती में फिर हम रेडियो लेकर दूसरी जगह चले जाते हैं और थोड़ी देर के लिए बात नहीं करते, फिर वही मस्ती वाली बातें। कितनी अच्छी बात है ना? बिल्कुल। और ये भी होता था कि मतलब होता होगा हमारे श्रोताओं के बीच भी कि ये रेडियो तो तब उस समय एक ही रेडियो हुआ करता था। हाँ। अब तो छोटे छोटे ट्रांजिस्टर होते हैं जो कई सेट होते हैं घरों में। आप एक किचन में सुन लो, एक दूसरे कमरे में, और मोबाइल से भी सुनते हैं। मोबाइल पे भी सुन लेते हैं क्योंकि हमारे श्रोता बताते रहते हैं। हमारे तो एक श्रोता हैं जिन्होंने बताया था कि उनके पास 11 रेडियो सेट है और वो सब बड़े वाले रेडियो सेट। तो अभी शौक भी है, अगर रेडियो से इतना प्यार है तो लोग इस तरह से रेडियो रखते हैं। बहरहाल बात लड़ाई झगड़े की चल रही थी और तकरार की चल रही थी। तो एक श्रोता ने लिखा है कि लेखिका शिवानी जी के उपन्यास में पढ़ी थी मैंने, गृहस्थी में लड़ाई झगड़ा होता है उतना ही हमारे प्यार की दीवार मजबूत होती है। मतलब जितनी लड़ाई हो उतनी दीवार मजबूत होती है। इसलिए पति से खूब लड़िए थोड़ी देर के लिए। वो कहते हैं ना कि मियाँ बीवी के झगड़ा दूध में पड़ी मलाई के समान होना चाहिए और मलाई तुरंत हट जानी चाहिए। तो यानी लड़ाई झगड़ा तब होगा जब हम आपस में बातचीत करेंगे। अगर हम किसी से हेल्प लेंगे, हम किसी की मदद करेंगे, तभी तो बातचीत करेंगे। यानी उस बातचीत के पीछे घर में जो है ना पति पत्नी एक दूसरे की मदद भी करेंगे, तो फिर थोड़ी बहुत मनमुटाव होना बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर ये मनमुटाव बहुत बड़ी लड़ाई में परिवर्तित ना हो जाए और इससे बच्चों पर बहुत बुरा असर ना पड़े, इस बात का हमें ख्याल रखना चाहिए। और एक साथी ने हमारे लिखा है कि लड़ाई किसी के भी बीच हो, चाहे वो बच्चे या अभिभावक हो या हमारे पड़ोसी हो, सभी पर बुरा असर पड़ता है। लगातार हो रहे झगड़े का मानसिक और भावनात्मक असर बच्चों पर ज्यादा पड़ता है, क्योंकि बच्चे मन के सच्चे जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे माहौल में मन के कच्चे बनने में जरा देर नहीं लगती। घर के माहौल को देख स्कूल में या बाहर किसी के साथ भी आक्रामक बनने की संभावना बढ़ जाती है। इसका सीधा असर उनकी पढ़ाई पर पड़ने लगता है, उनका ग्रेड कम होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक श्रोता ने लिखा है कि सबसे बड़ी बात पति पत्नी को झगड़ना ही क्यों है। अब ये तो सवाल बहुत बड़ा है, क्यों झगड़ना है, मुद्दा क्या होता है। जानबूझ के कोई लड़ता नहीं। मुद्दे तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, घरेलू झगड़े तो बहुत ही छोटी बातों पर, कि तुमने ऐसा कहा, नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे तुमने मुझे इस बात के लिए याद नहीं दिलाया, देखो ये तौलिया यहाँ पर रख दी, चादर गीली तौलिया रख दी, या फिर सब्जी लाने के लिए बोला था, तुमने एक ही तरह की सब्जियां लेके आ गए, सारी हरी पत्तेदार सब्जी लेके आ गए, अभी मुझे साफ करने के लिए टाइम नहीं है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, लड़ने के लिए कोई खास बड़ा कारण नहीं होता, बहुत छोटे कारण होते हैं जिससे लड़ाई झगड़े होते हैं और पति पत्नी के बीच। या फिर कई बार जब व्यक्तित्व में परिवर्तन होता है तो बड़े झगड़े भी होते हैं, तो दीवार खड़ी हो जाती है। मान लीजिए कई बार संबंधों की बात आती है, संबंधों में दरार जब पैदा होती है तो फिर उन झगड़ों को बचाना ही बेहतर होता है। और वो कहा भी जाता है ना कि बच्चों पर जो प्रभाव पड़ता है, बच्चे तो भावनात्मक
नकारात्मक रूप से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि कई बच्चों का स्वभाव बिल्कुल बदल जाता है और पढ़ाई ऐसी उनकी चौपट हो जाती है कि वो फिर आगे उनका करियर ही नहीं बन पाता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? बस हमें सामंजस्य रखना चाहिए रिश्ते के बीच में कि भाई बहुत ज्यादा उसे किसी भी चीज को ना बहुत अधिक हम महत्व देते हैं ना कि वही बात ताने मारना, बार बार आलोचना करना। वैसे एक बात बताइए सोनाली जी, जब आपके पति पत्नी के बीच झगड़ा होता है तो आप क्या करती हैं, कैसे निपटारा करती हैं? भाई मैं तो ऐसे करती हूँ, पैर में चप्पल पहनती हूँ, निकल जाती हूँ। पति महोदय सुन रहे होंगे तो फिर मुझे लगता है कि ये भी एक तरीका है। और दूसरा तरीका ये है कि आप थोड़ी देर बाद एक दूसरे से जिसने भी जो भी सोचे कि हम समझौता कर ले, एक चाय का ऑफर, एक कॉफी का ऑफर, कुछ खाने के लिए, चाय पीनी है क्या, मैं बना रहा हूँ तुम पियोगी क्या, हाँ ये वाला। उसके बाद मुझे लगता है कि झगड़े खत्म हो जाते हैं। या कोई मीठी सी चीज रखी है घर में तो मैं तो ये खाने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, दोनों को करना चाहिए। तो आपको भी खाना है या फिर चलो यहाँ हम घूमना चाहते हैं, चलना है क्या तुम्हें, मॉर्निंग मतलब सुबह की सैर के लिए, शाम को घूमने, या चलो पिक्चर देखने चलते हैं। अरे बहुत सारे हैं उसके तो बहुत सारे कि साड़ी ला दी, गिफ्ट ला दी, चलिए ये साड़ी खरीदना तुम्हारे लिए ले आए, या फिर क्षमा कर देना सबसे जरूरी बात है। लेकिन वहाँ पर ईगो आ जाता है ना, बीच में जो अहम नाम की दीवार है, बहुत मोटी दीवार होती है। वो ऐसा करने नहीं देती है। चाय बनाने तो जा रहे हैं, मन कर रहा है कि पूछ लेते हैं, नहीं इसने तो मुझे बहुत बुरा बोला था, नहीं पूछते हैं, छोड़ो हटाओ। आज तो पूछूंगा ही नहीं, आज तो मैं पूछूंगी ही नहीं, आज तो कुछ भी हो जाए मैं तो बात करने ही नहीं वाली। तो सबसे जरूरी है ये जो अहम की दीवार है इसे तोड़ देना। और हमारे लिए इस समय क्या जरूरी है? गाना सुनना। सुनवाते हैं अपने श्रोताओं को ये गाना। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है, राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना, जान भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना, कहीं खुद की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो
ख्यालों में कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। माफ करिए सोनाली जी, जरा कमेंट्स जो पढ़ रही है ना, धीरे धीरे चुपके चुपके जरा जोर से पढ़ के सुनाइए। एक हमारी सखी ने लिखा है कि भाई अरे मैंने आपसे माफी मांगी, आपने कुछ कहा ही नहीं। ममता जी ये होता है माफी का असर कि इतनी खिलखिलाहट खिल जाती है। हाँ, और इतने प्यारे अंदाज में कोई बोलेगा ना तो दिल आ जाता है। क्या लिखा है? एक हमारे सखी ने कहा है कि जो है ना ये क्षमा करने का, यानी ये कहने का कि भाई मैं चाय बनाऊं कि नहीं, आपने जो बोला था, तो इसमें ना मन में होता है कि ऐसा बोल दे कि चलो मैं चाय पर मन, वो जो दिल की बात है ना जुबान तक ही नहीं आती है। हाँ, वही अहम की दीवार जो होती है ना, तो उस अहम की दीवार को तोड़ना है, और जब वो टूट जाएगा तो ये आसान हो जाएगा। और मुझे लगता है कि आज हम लोगों की बातों से जितने झगड़े हुए होंगे सुलट के जाएंगे। वो बिल्कुल सुलझने वाले हैं शाम तक चाय के साथ। कोई तो भी चाय बनाएगा, कोई पकोड़े बनाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल, और कोई चटनी भी बनाएगा। अभी चटनी की रेसिपी भी बताइए। बहुत सारी रेसिपीज आई है, हमारे बहुत सारी सखियों ने अलग अलग तरह की रेसिपीज लिखकर भेजी, जो हम सोच भी नहीं सकते कि इतने अच्छी अच्छी चटनियां भी बन सकती है। लेकिन शब्दों की चटनी बहुत बनी है आज। लेकिन क्षमा के बारे में हमारे श्रोताओं ने जो लिखा वो भी हम एक एक करके पहुंचा देते हैं उन तक। एक हमारी सखी है जो नियमित रूप से लिखती है, इन्होंने लिखा है कि क्षमा के धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, लेकिन हमारा अहंकार इस तथ्य को उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और इसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे। ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं। क्या बात है। एक हमारे साथी ने लिखा है ममता जी, क्षमा मांगने और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। पर यकीनन क्षमा करने में स्वयं को बहुत हल्कापन हो जाता है, एक बड़े भारी मानसिक बोझ से हम बरी हो जाते हैं। हमने इसको खुद आजमाया है। क्या बात है। कई बार क्षमा मांगकर दुख भी होता है। अगर गलत बात के लिए क्षमा मांगनी पड़े, जैसे कई बार जबरदस्ती आपको माफी मांगनी पड़ जाती है दबाव के चलते, परिवार में, समाज में, दफ्तर में या कहीं ऐसी सार्वजनिक स्थल पर आपको जबरदस्ती सॉरी कहना पड़ता है, तो वहां आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होता है, आत्मसम्मान वहां जाता है, हाँ चोटिल होता है। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किसी के दबाव में आकर माफी ना मांगे। जी बिल्कुल। वैसे एक साथी ने लिखा है कि पहले मेरा स्वभाव था गलती चाहे हो ना हो मैं क्षमा मांग के बात को खत्म कर देना ही पसंद करती थी, पर जब देखा कि इसका भी गलत ही लोग फायदा उठा रहे हैं, तब मैंने कुछ अपने को रिजर्व करा और थोड़ा सा चुप रहकर निग्लेक्ट करना मुझे बेहतर ऑप्शन लगा। ये भी ऑप्शन अच्छा है कि भाई आप थोड़ी सी दूरी बना ले तो फिर इन सब समस्याओं से थोड़ा बहुत छुटकारा तो हम पा सकते हैं। अब क्षमा के जब हम टिप्पणियां पढ़ रहे हैं तो एक टिप्पणी हमें मिल गई है जो झगड़े वाली, जो क्षमा के साथ मैच हो रही है। इन्होंने लिखा है, हमारी सखी है, हमारा और हमारे घर में झगड़ा होता है कि साहब जी को टीवी देखना पसंद है और मुझे रेडियो सुनना। तो मैं कमरे में जब रेडियो चलाती हूँ और वो टीवी चलाते हैं, मैं तो मैं दूसरे रूम में फोन लेकर चली जाती हूँ। उनका कहना है कि रहो भी कमरे में, फिर भी मैं टीवी तो चलने देती हूँ, म्यूट कर देती हूँ और अपना रेडियो चलता रहता है। हम लोग दोनों रेडियो सुनते हैं और वो टीवी देखते हैं। आप कान में हेडफोन लगा लीजिए ना। हाँ, वो भी एक तरीका है। ऑप्शन अच्छा है। हाँ, और ये भी तरीका है कि अपनी मतलब कि रेडियो सुनवा देती हैं जबरदस्ती मतलब चित्र दिख रहा है और रेडियो सुना जा रहा है, ये भी एक तरीका है। और एक साथी ने लिखा है, क्षमा बड़न को चाहिए, चोटन को उत्पात। क्षमा बड़प्पन की निशानी है। क्षमाशीलता कमजोरों का नहीं बलवानों का गुण है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण ये है कि आत्मा को शुद्ध करती है और रिश्तों में जहर घोलने वाली नकारात्मकता को समाप्त करती है। तो इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। और भी तो कुछ टिप्पणियां हैं। लिखते हैं कि क्षमा धरातल पर दो व्यक्तित्व उभरते हैं, एक आप और एक सामने वाला। अक्सर हम अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, गलती दूसरे पक्ष की ही मानते हैं, इसलिए क्षमा नहीं करना चाहते। हो सकता है हमें भी समय समय पर ग्लानि की अनुभूति होती हो, किंतु हमारा अहंकार इस तथ्य को
उजागर होने से रोक देता है। हमारे घाव हरे के हरे रहते हैं और उसका दर्द भी हम यदा कदा महसूस करते हैं। सामने वाला भी कभी कभी सोचता होगा कि हम क्षमा मांगे। ये द्वंद्व निरंतर चलता रहता है। क्षमा इस द्वंद्व का निराकरण कर देती है, रिश्ता बच जाता है और दोनों फिर से मित्र बन जाते हैं। क्या बात है। एक श्रोता ने लिखा है कि क्षमा मांगने में और क्षमा करने में दोनों में ही सुख है। कभी गलती हो भी जाए तो क्षमा याचना में अपनी नम्रता ही रहती है और रिश्ते मजबूत बने रहते हैं। उससे भी बढ़कर है क्षमा कर देना। कभी कभी क्षमा करने में ज्यादा जोर आता है, क्षमा मांगने से ज्यादा हिम्मत चाहिए क्षमा करने के लिए। दरअसल क्षमा करने वाला ज्यादा बड़ा कहलाता है क्षमा मांगने वाले से क्योंकि कई बार क्या होता है कि स्थिति ऐसी बन जाती है कि जहां माफी के लायक वो काम नहीं होता है, तो वहां पर जिसने माफ किया वो बड़ा हो जाता है। पर एक बात ये भी है ममता जी कि जो रिश्ता होता है ना कांच की तरह होता है कि अगर कांच चटक जाए तो फिर उसे जुड़ता नहीं। इस रिश्ते में दरार हमेशा के लिए रहती है, बस कोशिश हो कि उसे टूटने से बिखरने से बचा दिया जाए। एक साथी कहते हैं कि सिर्फ 2 अक्षरों का शब्द है, लेकिन उस 2 अक्षरों के शब्द में अपार शक्ति है। क्षमा, जिसे विरास्य भूषणम कहा जाता है, किसी से क्षमा मांगना ये अपनी निर्बलता नहीं है। क्षमा स्वतंत्र रूप से उपचार करने वाली, सुख और शांति के द्वार खोलने वाली कुंजी है, जो सबसे बड़ा उपहार है। क्या बात है। अब सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हुए सुनते हैं ये गाना। तो
सोनाली जी, हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि कभी-कभी बात बहुत छोटी होती है और हम ये सोचते हैं कि वो माफी मांगे और वो सोचते हैं पहले हम बोले, पर किसी को बढ़कर बात कर तो लेनी चाहिए। यही तो बात आपने कही थी ममता जी कि उसके बीच में अहंकार की मोटी सी दीवार होती है, पर बात कर वो दीवार को तोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। और एक पल आपका आत्मसम्मान चोटिल होता है, लेकिन जैसे ही झगड़े खत्म होते हैं एकदम नॉर्मल सा हो जाता है माहौल, तो इसलिए वो नॉर्मल कर लेने में ही भलाई है सभी की, और खासकर बच्चों की भलाई है। हाँ बिल्कुल। और एक श्रोता के कई श्रोता आज लिख रहे हैं कि आपका ये जो डिस्कशन है प्रोग्राम में वो बहुत अच्छा है, और जो विषय आपने चुना है बहुत अच्छा ऐसा लिखा है। और एक साथी ने लिखा है कि हमारी भी लड़ाई खत्म हो गई है और अब हम चाय पीने वाले हैं। क्या बात है भाई। ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। और सोनाली, हमारा तो उद्देश्य यही होता है कि हमारी बात दूर तक पहुंचे और देर तक असर करे। तो अगर किसी श्रोता ने ये लिखा है तो हम सभी श्रोताओं का शुक्रिया अदा करते हैं। अगर आप में से किसी से झगड़ा हुआ है, अनबन हुई है, तो बस एक प्याला चाय बनाइए एक दूसरे के लिए और मिटा दीजिए, माफी मांगिए और खत्म कर दीजिए झगड़ा। अब चटनी की ओर बढ़े। हाँ, चटनी भी बना सकते हैं। अमरूद की चटनी। इसके लिए एक मध्यम आकार का अमरूद है पका हुआ, 1 कप धनिया, 2-3 हरी मिर्च, आधा इंच अदरक का टुकड़ा, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच काला नमक, स्वादानुसार सफेद नमक, 1 नींबू का रस और 2-3 चम्मच पानी। चटनी बनाने की विधि: अमरूद को अच्छे से धोकर पोंछ ले, इसके आगे पीछे का हिस्सा काट दे, अमरूद के छोटे छोटे टुकड़े करे और इसके कड़े बीज बाहर निकाल कर रख दे। मिक्सी के जार में कटे हुए अमरूद, हरा धनिया, हरी मिर्च और अदरक डालें। अब इसमें जीरा पाउडर, काला नमक, सफेद नमक और नींबू का रस मिलाएं और जरूरत के अनुसार 2-3 चम्मच पानी डालकर इसे दरदरा या अपनी पसंद अनुसार पीस लें और आपकी स्वादिष्ट और चटपटी अमरूद की चटनी तैयार है। इसे पराठे या भोजन के साथ परोसें। क्या बात है भाई, श्रोता हमारे ये आजमाएंगे। अब एक चटनी की रेसिपी बहुत लंबी सी लिखी है तो कहने को चटनी जो बहुत छोटी मात्रा में परोसी जाती है, लेकिन रेसिपी बहुत लंबी है। देखते हैं क्या लिखा है। तिल और सूखे धने की चटनी। ये चटनी मेरी नानी बनाया करती थी। सामग्री इस तरह से है कि सफेद तिल आधा कप, साबुत धनिया 2 बड़े चम्मच, सूखी लाल मिर्च 4 से 5 लहसुन की कलियां और जीरा 1 छोटा चम्मच, कड़ी पत्ता और हींग 1 चुटकी, नमक स्वाद के अनुसार। बनाने की विधि: एक भारी कढ़ाई में तिल को धीमी आंच पर हल्का चटकने तक भून ले, इसे एक प्लेट में निकाल लें। उसी कढ़ाई में साबुत धनिया, जीरा, सूखी लाल मिर्च और कड़ी पत्ता डालें। इन्हें धीमी आंच पर तब तक भूनें जब तक कि मसालों से अच्छी खुशबू न आने लगे। इन्हें भी तिल वाली प्लेट में निकाल लें। अब लहसुन को सूखा भून ले, सारी सामग्री को ठंडा होने दे, फिर इसमें नमक हींग डालकर दरदरा पीस ले। स्वादिष्ट चटनी तैयार है। ये काफी समय तक खराब नहीं होती और इसे आप बाजरे या मक्के की रोटी, थेपला या गरम पराठे के साथ खा सकते हैं। एक सखी ने करौंदे की चटनी लिखकर भेजी है। ये करौंदे को काटकर उसके बीज निकाल दीजिए, उसमें लहसुन हरी मिर्च डालकर पीस ले, ऊपर से थोड़ा सरसों का तेल मिला दे, स्वादिष्ट चटनी तैयार होती है। और कदम्ब को काटकर सूखी भुनी लाल मिर्च, भुना जीरा, धनिया, काला नमक और थोड़ा गुड़ के साथ पीस ले। इसमें लहसुन नहीं डालते, आपकी इच्छा हो तो आप डाल दें। ये खट्टी मीठी चटनी रोटी और पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। करौंदी की चटनी में आप धनिया की पत्ती डाल सकते हैं, पर बरसात के दिनों में हम पत्तेदार सब्जियों का प्रयोग कम करते हैं। करौंदा लहसुन मिर्च के साथ थोड़ा मोटा मोटा पीसा जाता है। ज्यादातर लोग इसे पकाए हुए भुट्टे के साथ खाते हैं। और एक ने लिखा है कि चटनी बोलते ही मुंह में पानी आ जाता है। चटनी खाने में आजकल प्रमुख है। चटनी कई प्रकार की बनाई जाती है। टमाटर की, हरी मिर्च, लहसुन की चटनी बहुत स्वादिष्ट बनती है। वैसे चटनी पुदीने की बनती है। धनिया, हरी मिर्च, थोड़ी अदरक, टमाटर, लहसुन सबको मिलाकर बारीक काटकर मिक्सी में पीस ले, चटनी तैयार होगी। गरम गरम पराठे या रोटी के साथ खाओ तो बहुत मजा आएगा। सब्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब भी सब्जी से बोर हो जाओ, घर में चटनी बना लो, मजा आ जाएगा। क्या बात है। तो आज सोनाली जी, जो आज ये तकरार वाली चाय बनेगी, उसके साथ थोड़े पकौड़े और ये चटनी है ना? क्या बात है। तो ये ऐसी तकरार बार बार होनी चाहिए कि उसके बाद चाय पकौड़े मिल जाए। तो चलिए अब प्रोग्राम का आखिरी गाना सुनते हैं। न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए वो
काली काली बदलियां, जुल्फ की घटा चुरा न ले कहीं, चोरी चोरी आके शोख बिजलियां, आपकी अदा चुरा न ले कहीं, यूं कदम अकेले ना आगे बढ़ाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, देखिए गुलाब की वो डालियां, बढ़ के चूम लेना आपके कदम, खोए खोए भंवर भी है बाग में, कोई आपको बना न ले सनम, बहकी नजरों से खुद को बचाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। जिंदगी के रास्ते अजीब हैं, इनमें इस तरह चला न कीजिए, खैर है इसी में आपकी हुजूर, अपना कोई साथी ढूंढ लीजिए, सुन के दिल की बात यूं न मुस्कुराइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई, बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आई। भाई इस प्रोग्राम से जाने का मन कभी नहीं करता है और लगता है कि प्रोग्राम का समय कम पड़ गया है। मुझे लगता है श्रोताओं का भी यही हाल होगा, है ना? उन्हीं की बात पे कह रही हूँ क्योंकि वही लिख रहे हैं कि जल्दी से बीत जाता है ये 1 घंटा। हमारे लिए भी ऐसा ही एहसास होता है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त नहीं कि बोले बतियाएं या गाना सुनवाएं। लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाजत। आप सभी को ममता सिंह और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। सखी सहेली सखी सहेली।